नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। ये एक ऐसा टॉपिक है जो उत्तराखंड जीएस और उत्तराखंड करंट अफेयर्स दोनों में काम करता है। अगर एग्जाम यूके SSC करा रहा है या फिर यूके PSC करा रहा है तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनना कंपलसरी है, ठीक है। और कम से कम दोस्तों 3-4 प्रश्न यहाँ से बनते ही हैं। तो आपके जो भी आने वाले एग्जाम हैं, जैसे अपर PCS जो 29 जून को होना है, फिर उसके बाद में दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, BDO BPDO पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न दोस्तों पूछे ही जाने हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस क्लास में हम पूरा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल कितना बजट पेश किया गया। देखिए 2025-26 के लिए जो उत्तराखंड सरकार ने बजट पेश किया तो वह है 10,11,75.33 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि 1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है उत्तराखंड सरकार ने। और ये दोस्तों पहला मौका है जब उत्तराखंड सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया। जब 2001 में उत्तराखंड सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया था तो उस बजट का ये बजट 20 गुना है। ये भी चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है। जो पहले वित्त मंत्री थे हमारे अंतरिम सरकार में तो वह दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक थे, जिनके द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। और निर्वाचित सरकार में जो पहला बजट पेश किया गया था तो वह ND तिवारी के द्वारा पेश किया गया था। और इस बार का जो बजट पेश किया तो वह दोस्तों प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पेश किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। देखिए पिछले वर्ष की तुलना में इस साल का बजट जो है तो वह है 13.38% ज़्यादा है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। पिछली बार जो बजट था तो वह है 89,230.07 करोड़ रुपए का था। और इस बार कितने का है तो 10,11,75.33 करोड़ रुपए का है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2025-26 किसके द्वारा पेश किया गया। तो अभी ऊपर आपको बताया था कि इस बार जो बजट पेश किया गया तो वह वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा पेश किया गया था। और हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो वित्त मंत्री जो है वर्तमान में तो वह दोस्तों आपके CM ही हैं, मतलब वित्त मंत्रालय का जो पद भार है तो वह दोस्तों आपका मुख्यमंत्री के पास ही है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2025-26 में जेंडर बजट कितना प्रस्तुत किया गया। देखिए जेंडर बजट की बात करें तो ये अपना में एक स्पेशल बजट होता है उत्तराखंड बजट में, ठीक है। तो ये जो जेंडर बजट है इस बार का तो 16,961.32 करोड़ रुपए का है, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। पिछली बार जो था बजट 2024 और 25 का तो उसमें जेंडर बजट 14,538.05 करोड़ रुपए था। तो ये भी चीज़ आपको नोट करनी है। अगला प्रश्न है कि राज्य में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया। तो देखिए पहली बार जो जेंडर बजट पेश किया गया था तो वह 2007 में पेश किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जेंडर बजट क्या होता है तो इसमें दोस्तों महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, खेल के लिए, युवा कल्याण के लिए अलग से दोस्तों पैसा आता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए, बाल विकास के लिए और युवा कल्याण के लिए ये बजट अलग से बनता है। छठा प्रश्न है कि तो नमो का जो विस्तार रूप होगा N फॉर नवाचार, A फॉर आत्मनिर्भर उत्तराखंड, M फॉर महान विरासत और O फॉर दोस्तों ओजस्वी मानव संसाधन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 ज्ञान पर आधारित बजट है, ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है। देखिए इस साल का जो बजट था तो ये आपका ज्ञान पर भी आधारित है, ठीक है। G फॉर हो जाएगा दोस्तों गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। तो इसका भी सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये दो मॉडल याद रखिएगा, नमो और दोस्तों ज्ञान,
ठीक है। ज्ञान और नमो दोनों की फुल फॉर्म भी आपको नोट करनी है। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 की थीम क्या है। तो देखिए बजट 2025-26 की जो थीम है तो वह है सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 के लिए कुल प्राप्तियां कितनी हैं। देखिए कुल प्राप्तियां की हम बात कर लें तो वह है 1,01,34.75 करोड़ हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2025-26 में कुल व्यय कितना है। तो देखिए 2025-26 की हम बात करें तो इसमें जो कुल व्यय होगा तो वह आपका जितना बजट पेश किया गया उतना ही होगा, मतलब 10,11,75.33 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक आय का अंश किस क्षेत्र से है। देखिए जो बजट हमारा तैयार होता है तो उस बजट में कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आया ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों आपका स्वयं के कर राजस्व से आया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो 100% में से 29.38% दोस्तों सिर्फ स्वयं के कर राजस्व से यह है अंश आया है। 12वां प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक व्यय का अंश किस क्षेत्र में है। अब देखिए जो हमारा बजट है तो ये बजट का पैसा जो होगा या धनराशि होगी तो ये कहाँ पर कितनी खर्च होगी, या फिर सर्वाधिक जो खर्च होगी तो वह आपकी वेतन भत्ते और अधिष्ठान पर खर्च होगी। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये वेतन भत्तों पर 23.98% खर्च होना है। हमारा जो बजट है 10,11,75.33 करोड़ रुपए का, तो इसमें से 23.98% जो राशि होगी ये आपकी वेतन भत्तों पर खर्च होनी है। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 में सौर्य स्थल को 5वें धाम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया, यह है कहाँ स्थित है। तो देखिए ये जो आपका सौर्य स्थल है जिसे 5वें धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है तो ये देहरादून में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 14वां प्रश्न है कि बजट 2025-26 में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुए हैं, तो इन 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और कब से कब तक आयोजन हुआ, तो 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य इन खेलों का आयोजन हुआ था। उत्तराखंड की 7वीं रैंक रही और उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है कि उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों 10 करोड़ रुपए का। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये जो उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है ये अगस्त 2022 में शुरू हुई थी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 16वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव हेतु 2025-26 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया। तो इसके लिए भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी का कितने प्रतिशत प्रस्तावित है। देखिए 2025-26 के बजट में जो राजकोषीय घाटा रहेगा जीडीपी का तो ये 2.38% है। सही आंसर है ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न है फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट है कि बजट 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। आप सभी जानते हैं कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो इन तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक जो योगदान है तो वह तृतीय क्षेत्र का है हमारे नए बजट के अनुसार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो कितना है ये देख लेते हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र पर 9.8% योगदान रहा, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र का 43.5% और तृतीय क्षेत्र का 46.7% योगदान है, ठीक है। पहले दोस्तों उल्टा होता था कि द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता था और जो तृतीय क्षेत्र था तो इसका दूसरे नंबर पर सर्वाधिक योगदान होता था। अब दोस्तों चेंज हो चुका है, जो सेवा सेक्टर है तो ये अब आगे निकल चुका है। वर्ष 2023-24 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। देखिए प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो 2,60,201 रुपये है हमारी 2023-24 के अनुसार, ठीक है। उससे पहले कितनी थी तो 2,33,500 रुपये थी।
20वां प्रश्न है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। देखिए ये जो प्रतिशत वृद्धि हुई है तो 12% की वृद्धि हुई है। सही आंसर है ऑप्शन बी। 21वां प्रश्न है कि बजट 2025-26 में कैंपा योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया। तो कैंपा योजना के लिए किया गया है दोस्तों 343 करोड़ रुपए का प्रावधान। सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइएगा आप कि कोला नदी पर निर्मित जमरानी बांध परियोजना के लिए धनराशि आवंटित की गई। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कोला नदी पर दोस्तों जमरानी बांध बन रहा है हल्द्वानी में। इसके लिए जो प्रावधान किया गया है तो वह आपका 710 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न बताइएगा कि लखवाड़ बांध परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई। तो लखवाड़ बांध के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है तो वो दोस्तों आपकी 250 करोड़ रुपए पे की गई है। ठीक है, और 250 ऊपर राज्य खेलों के लिए भी थी। अगला प्रश्न है कि राज्य में संचालित रूफ टॉप सोलर योजना के लिए बजट 2025-26 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। देखिए रूफ टॉप सोलर योजना के लिए जो प्रावधान किया गया तो वह आपका किया गया है 100 करोड़ रुपए का। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, रूफटॉप योजना ये दोस्तों चल रही है, जो सरकारी कार्यालय हैं उनकी छतों पर दोस्तों सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के 2025-26 में जेंडर बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने की बढ़ोतरी की गई। देखिए पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो बढ़ोतरी हुई है तो वह आपकी हुई दोस्तों 617 करोड़ रुपए की। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और कितना बजट है तो ये है आपका 16,961। ठीक है, तो पॉइंट में है आगे तो 16,961 करोड़ रुपए का जेंडर बजट है इस बार। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की जीडीपी का देश में कौन सा स्थान है। देखिए राज्य की जीडीपी जो देश में अपना स्थान रखती है तो वह 20वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 27वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय का देश में कौन सा स्थान है। तो ऊपर हमने प्रति व्यक्ति आय देखी थी, उस प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति आय का देश में कौन सा स्थान है तो दोस्तों 8वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राज्य में बेरोजगारी की दर 8.4% से घटकर कितने प्रतिशत दर्ज की गई। ये दोस्तों अब 4.9% हो चुकी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो बेरोजगारी दोस्तों घटी है। आप सभी जानते हैं कि कितनी बेरोजगारी हमारे उत्तराखंड में घटी है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में किस जनपद की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो ये देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है तो वह आपके हरिद्वार की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है तो ये है दोस्तों 3,62,688 करोड़ रुपए। मतलब हरिद्वार का हर एक व्यक्ति एक साल में 3,62,688 करोड़ रुपए 3,62,688 रुपए कमा लेता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है उधम सिंह नगर 2,69,070 रुपये कमाता है। देहरादून का हर एक व्यक्ति 2,35,707 रुपये प्रति साल कमा लेता है। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है दोस्तों रुद्रप्रयाग। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए कम आय होने का कारण क्या है कि यहाँ पर दोस्तों सीमित संसाधन है, यहाँ पर आपकी रोजगार के लिए उद्योग धंधे नहीं है, कृषि क्षेत्र नहीं है, जिस वजह से दोस्तों यहाँ की प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग की 93,160 रुपये, बागेश्वर की 98,755 रुपये, अल्मोड़ा की है दोस्तों लगभग 1 लाख प्रति साल रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है टेढ़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितना अनुमानित किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों आपका 394,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 394,000 करोड़ रुपए का अर्थव्यवस्था का आकार अनुमानित किया गया है 2025-26 के लिए। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये आपका पिछले बार का है। अब जो
अब अगली बार 2025-26 में जो अनुमानित होगा तो वह आगे हम देखेंगे कितना है। ठीक है, ये जो है ये दोस्तों आपका 2024 और 25 का है। ठीक है, 2024 और 25 का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। देखिए, राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो किया गया है तो वह आपके अनुच्छेद 112 में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसखंड मंदिरमाला मिशन की अब स्थापना विकास हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों 50 करोड़ रुपए का। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो कुमाऊं क्षेत्र के मंदिर हैं उन सभी को मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की विकास दर 2023-24 में कितने प्रतिशत अनुमानित की गई। मतलब ये दोस्तों 2023-24 में जो अनुमानित की गई थी तो वह की गई 7.58%। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है दोस्तों 10 करोड़ रुपए का। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जो आपके चारधाम यात्रा पर लोग जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेकर जाते हैं, तो इन्हें चार्ज करने के लिए जगह जगह पर दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या पॉइंट लगाई जाएंगे। अगला प्रश्न है कि आरबीआई की पहली बैठक राज्य में कब आयोजित की गई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लगभग हर एक राज्य में आरबीआई की एक उप शाखा होती है, एक उप कार्यालय होता है। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में भी है, जिसके लिए पहली बार जो बैठक आयोजित की गई थी तो वह 5 मई 2006 को की गई थी। उर्जित पटेल इस समय दोस्तों हमारे आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और जब इसकी स्थापना की गई थी बाद में तो उस समय देहरादून आरबीआई की पहली बैठक राज्य में कब आयोजित की गई। तो आरबीआई की पहली बैठक राज्य में जो आयोजित की गई थी तो वह 5 मई 2006 को की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मतलब हर एक राज्य में दोस्तों आरबीआई का एक उप कार्यालय होता है। उस उप कार्यालय को खोलने के लिए या फिर उप शाखा को खोलने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी हमारे देहरादून में। ठीक है, 5 मई 2006 को। इस समय दोस्तों आरबीआई के जो गवर्नर थे तो वह वाई.वी. रेड्डी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की गई। देखिए, बैठक हुई थी 5 मई 2006 को, बाद में 30 जून 2006 को दोस्तों ये शाखा खुल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य जीडीपी का आकार कितना है। देखिए, 2024-25 की बात हुई जो हमने ऊपर की थी तो वह जो है आपकी ये है 3.78 लाख करोड़ रुपए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की जीएसडीपी का आकार होना अनुमानित है। अब जो दोस्तों आपका 2025-26 में जीडीपी का आकार होगा, राज्य की जीडीपी का आकार, तो वह होगा 4,29,308 करोड़ रुपए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में वित्तीय वर्ष 2023-24 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार स्थान है। तो ऊपर भी हमने क्वेश्चन देखा था, तो ये दोस्तों 8वां स्थान है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है तो 2,60,201 रुपये। अगला प्रश्न है कि देश की जीडीपी में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो देश की जीडीपी में उत्तराखंड का स्थान है 20वां। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला। तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का जो दर्जा मिला तो वह दोस्तों 1 अप्रैल 2001 को मिला। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और जब उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा एक हिमालय राज्य के रूप में, तो वह दोस्तों उत्तराखंड 11वां हिमालय राज्य था जिसे यह विशेष राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य को केंद्रीय सहायता में कितना हिस्सा अनुदान रूप में मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों 90%। अगर केंद्र सरकार 100 रुपये उधार देती है तो उसमें से 90% या फिर 90 रुपये आपके सहायता अनुदान के रूप में दिए जाएंगे, माफ कर दिए जाएंगे, और 10 रुपये दोस्तों ऋण के रूप में
राज्य चुकाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो विशेष राज्य का दर्जा होता है तो ये सिर्फ उन्हें ही मिलता है। ठीक है, मतलब 100 रुपये में से 90 रुपये दोस्तों केंद्र सरकार माफ कर देती है और 10 रुपये ऋण के रूप में चुकाने होते हैं। ठीक है, और जो सिंपल सामान्य राज्य होते हैं तो उनका रहता है 70 और 30% का अनुपात। ठीक है, 70% माफ होते हैं और 30% दोस्तों ऋण के रूप में चुकाने होते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की लगभग कितने प्रतिशत आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। देखिए राज्य की 70% जनसंख्या का जो आजीविका का स्रोत है तो वह कृषि है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषक है। तो देखिए कृषक की हम बात करें तो 27% जनसंख्या कृषक है। ठीक है, मतलब कृषि के कार्य करती है। 47वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है। देखिए कार्यशील जनसंख्या की हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये है दोस्तों 38.39%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बाकी बची दोस्तों 61.61%, ये एक कार्यशील जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन जो हुआ था तो वह दोस्तों हुआ आपका ऑप्शन बी 31 मार्च 2001 को। ठीक है, राज्य योजना आयोग का जो गठन हुआ था तो वह 31 मार्च 2001 को हुआ था। बाद में दोस्तों सेतु आयोग इसका नाम कर दिया जाता है और सेतु आयोग की जो स्थापना होगी तो वह 21 जुलाई 2023 को होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन कब किया। तो नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का जो गठन किया था तो वह क्या दोस्तों आपका 21 जुलाई 2023 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहां पर सी करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सेतु आयोग का विस्तार रूप है। देखिए सेतु आयोग ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे केंद्र में नीति आयोग अपना कार्य कर रहा है उसी तरह दोस्तों राज्य में सेतु आयोग को बनाया गया। तो सेतु आयोग की फुल फॉर्म पूछी है तो ये होती है दोस्तों स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेतु आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं। तो सबसे पहले आपको सेतु आयोग के अध्यक्ष के बारे में पता होना चाहिए। तो जो वर्तमान में सीएम होता है वही दोस्तों सेतु आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक इसका उपाध्यक्ष होता है और वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजशेखर जोशी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सेतु आयोग किन संगठनात्मक निकायों पर आधारित है। तो ये दोस्तों नीतिगत निकाय, प्रशासनिक निकाय और विशेषज्ञ एवं तकनीकी निकाय पर आधारित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इन तीनों आधार पर दोस्तों ये सेतु आयोग काम करता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। देखिए वित्त आयोग एक आपका संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 243 के आई में इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा आप जो 243 के है इसमें आरक्षण के बारे में बोला गया है, इसमें निर्वाचन के बारे में बोला गया है। 243 के डी में इसमें दोस्तों राज्य आरक्षण के बारे में बोला गया है और 243 के ई में दोस्तों आपका 5 वर्ष के कार्यकाल के बारे में बोला गया है जो पंचायती राज व्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि 6वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए 6वें वित्त आयोग के रूप में जो नियुक्त किया गया है तो वह आपका किया गया ऑप्शन सी एन रविशंकर को। ठीक है, जो वर्तमान में आपका वित्त आयोग है तो वह 5वां वित्त आयोग है। 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो वह इंदु कुमार पांडे हैं। ठीक है, और अब जो 6वां वित्त आयोग लगेगा 2026 में तो इसके जो अध्यक्ष रहेंगे तो वह एन रविशंकर रहेंगे। अगला प्रश्न है कि परिवार पहचान पत्र विशिष्ट आईडी योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। देखिए परिवार की एक विशिष्ट आईडी होगी, ठीक है, जो परिवार पहचान पत्र के रूप में जानी जाएगी, ये लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि राजकीय वाहन चालकों को प्रतिवर्ष वर्दी भत्ते के रूप में कितनी अनुमान्यता राशि प्रदान की जाएगी।
जो दोस्तों सरकारी वाहन चालक हैं तो उन्हें प्रति वर्ष वर्दी भत्ते दिए जाएंगे, ठीक है, और वर्दी भत्ते के लिए 1 साल में 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले के सरकोट गांव को गोद लेकर एक आदर्श ग्राम बनाने की पहल की है। देखिए मुख्यमंत्री ने सरकोट गांव को गोद लिया और उसे एक आदर्श गांव बनाया जाएगा। आदर्श गांव के अंतर्गत दोस्तों इसे फिट गांव के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो ये गांव आपका चमोली में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हिमालय संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा। तो हिमालय संग्रहालय ये दोस्तों ऋषिकेश में बनाया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपका एक और संग्रहालय है जिसका नाम है ठीक है सांस्कृतिक संग्रहालय। और जो सांस्कृतिक संग्रहालय होगा तो वह दोस्तों आपका कहां पर बनेगा, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार को सर्वाधिक राजस्व किस कर स्रोत से प्राप्त होता है। तो उत्तराखंड सरकार को सर्वाधिक राजस्व जो प्राप्त होता है तो वह दोस्तों आपका राज्य उत्पाद शुल्क से होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो राज्य सरकार को सर्वाधिक जो कमाई होती है तो वह राज्य उत्पाद शुल्क से होती है। अगला प्रश्न है कि राज्य में वेट कब लागू किया गया। वेट, ठीक है, VAT वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है, मूल्य वर्धित कर, ये दोस्तों जो लागू हुआ था ये आपका 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और इसे लागू करने वाला उत्तराखंड देश में 22वां राज्य है। अगला प्रश्न है कि राज्य में GST कब लागू की गई। तो राज्य में GST जो लागू की गई थी तो वह 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। GST की फुल फॉर्म क्या होती है तो कमेंट करके बताइएगा आप। अगला प्रश्न है कि राज्य में ई-वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई। तो राज्य में ई-वे बिल व्यवस्था जो लागू की गई है तो वह 20 अप्रैल 2018 को लागू की गई। और इसी समय दोस्तों होम स्टे योजना को भी लागू किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपको राइट याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राज्य में किन दो जनपदों में ई स्टाम्पिंग प्रणाली लागू है। तो देखिए ई स्टाम्पिंग प्रणाली ये देहरादून और हरिद्वार में लागू है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अभी सिर्फ दोस्तों इन 2 जनपदों में लागू है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 63 क्वेश्चंस किए। ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण का जो अगला पार्ट है तो वह भी दोस्तों आपको जल्दी मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आज की इस क्लास का होमवर्क है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य में पहली बार जेंडर बजट का पेश किया गया। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले की जो क्लास हमने की है जैसे उत्तराखंड सूचकांक एंड रिपोर्ट्स, ठीक है, वर्तमान में कौन क्या है, और एक क्लास हमने की थी उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर, तो वह क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप उन्हें देख लीजिएगा। और हमने 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर्स किया है, अगर आपने वह भी क्लास नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा, वह आपकी मैराथन क्लास है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।